अच्छा देखो, हम लोग जिसका जो भी क्लास हो रहा था, ठीक है, जैसे आज हम फाइनल अकाउंट्स करा रहे हैं, ठीक है, इसके आगे हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है। आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तुम लोग का आवाज मुझे सबका साफ नहीं आ रहा है, मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है क्या? यस मैम, यस साफ मैम आ आ रहा है रहा आपका आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, ठीक है, और बाकी जहां पर भी जिसका दूसरे क्लास में कोई दूसरा टॉपिक चल रहा है, नो प्रॉब्लम, वो उसी क्लास में चलेगा, ठीक है। आज हम लोग फाइनल अकाउंट शुरू कर रहे हैं, जो कि 11 में हम लोगों ने सबने ही किया है, लेकिन कोई सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो जिसके लिए भी पढ़ रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एक फिक्स्ड आता ही है, चाहे वो सीए में इंटर हो, चाहे वो तुम्हारा क्या बोले उसे, सीए फाउंडेशन हो, या फिर बीकॉम के लिए हो, एक फिक्स्ड सबका ही आता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो देखो फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखो, फाइनल अकाउंट्स में पहले बताओ तो क्या क्या स्टेटमेंट बनता है जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है, मतलब ट्रेडर का, ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं। देखो ट्रेडिंग तो हमारा जो होता है, मतलब बिजनेस जो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं उसमें इंडिविजुअल ट्रेडर भी हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप जब होता है तो बिजनेस तो तीन तरह से हम लोग कर सकते हैं ना, एक इंडिविजुअल, तो उसे हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब मोर देन वन पर्सन मिल के बिजनेस करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। और बहुत जन मिलके जब करते हैं तो वो हो जाता है कंपनी, ठीक है। यही तो फर्क होता है बिजनेस का, ये तीन तरह का कंसेप्ट होता है। तो आज हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे वो हो जाएगा सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जब बिजनेस चला रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटर अपना अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करेगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तीन चीज मेनली बनाया जाता है, एक होता है ट्रेडिंग, ठीक है, एक होता है पीएल, और एक होता है बैलेंस शीट। तो तुम लोग मुझे थोड़ा बताओ कि हम लोग ट्रेडिंग क्यों यूज करते हैं, ट्रेडिंग से हमें क्या मिलता है, और पीएल से हमें क्या मिलता है, और बैलेंस शीट से हमें क्या मिलता है, बताओ। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ये तीन चीज तो बनता है जिसमें ये कंबाइंड बनता है। तो बताओ इससे क्या मिलता है, इन दोनों से, और इससे क्या मिलता है, इससे हमें क्या मैम पता चलता ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग और पीएल থেকে। है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, करेक्ट। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हमें क्या देखने को मिलता है? অ্যাসেট আর লায়াবিলিটি দুটো সেম মানে করতে হয় আর কি। एसेट और लाइबिलिटी का पोजीशन जो है वो देखने को मिलता है हमें, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी का जो पोजीशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास जो पीडीएफ है, देखो इससे हमें यहाँ पर देखते हैं इन लोगों ने क्या बताया। बोल रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें प्रॉफिट शो करता है, दैट इज ये बता रहे ट्रेडिंग पीएल का बात। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ए कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड। और हमेशा फाइनल अकाउंट जो बनता है ना, ये पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड का बनता है। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड कितने दिन का हो सकता है, 12 मंथ्स हो सकता है, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। अगर मान लो मेरा अकाउंटिंग, मेरा बिजनेस इस बार ही स्टार्ट हुआ है, और वो स्टार्ट हुआ है सपोज 1 मार्च में, ठीक है, और मेरा ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, तो फर्स्ट टाइम मेरा अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का ही होता है, और हम लोग जब भी कोई फाइनल अकाउंट्स ये सब प्रिपेयर करते हैं तो वो 12 मंथ्स का ही प्रिपेयर करते हैं, और इसी चीज को अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। It shows the outcome of business activities during that period in a summarized form। मतलब क्या होता है, पूरा समरी वहां पर मिल जाता है, क्या खर्चा हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वही बोल रहा है, इट शोज द आउटकम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है। तो वही बोल रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी का आउटपुट क्या है ड्यूरिंग दैट पीरियड इन ए समराइज्ड फॉर्म। उस पीरियड में समरी के हिसाब से हमें वो मिल जाता है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू से। द एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस विल इंक्लूड, अब बिजनेस का एक्टिविटी मेन क्या होता है, किसी से सामान खरीदो। ट्रेडर का काम क्या होता है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में एक ही डिफरेंस होता है मेनली,
बिजनेस दोनों ही करते हैं। ट्रेडर दूसरे से सामान परचेस करके, ठीक है, कोई भी गुड्स परचेस करके उसमें प्रॉफिट लगा के बेचता है, ठीक है। ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, गुड्स को परचेस करके किसी और से और वो बेच देता है। और जो मैन्युफैक्चरर होता है वो खुद से उसे प्रिपेयर करता है फिर सेल करता है। ये देखो, बोल रहे थे एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस विल इंक्लूड परचेस। परचेस इंक्लूड हो सकता है मैन्युफैक्चर, अगर मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चर एंड सेल, ठीक है। या तो परचेस करके सेल कर दो या तो मैन्युफैक्चर करके सेल कर दो, एक ही बात है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके रिगार्डिंग हमारा 3 अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था ना, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनता है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पर और एक अकाउंट भी बनता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से फिर ट्रेडिंग में जाता है, फिर ट्रेडिंग पीएल दोनों ही बनाता है। मतलब ट्रेडर ये 3 चीज बनाता है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट अकाउंट, ये सारा चीज बनाता है। हम लोग यहाँ पर बेसिकली ट्रेडर रिलेटेड चीज ही पढ़ेंगे। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट बोल रहा है बिजनेस नीड्स सम रिसोर्सेस। बिजनेस को कुछ रिसोर्स चाहिए, ठीक है, ताकि बिजनेस आगे बढ़ा सको। अगर रिसोर्स नहीं है तो तुम वहां से बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। रिसोर्स से हम लोग कैपिटल, मतलब रिसोर्सेज मीन्स मेरा कैपिटल हो सकता है, ठीक है, वो मैंने जो भी लोन वगैरह लिया है। अब कैपिटल ओन कैपिटल हो सकता है, लोन कैपिटल हो सकता है, फिर वो रिसोर्सेज को मुझे कहीं ना कहीं अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो बिजनेस नीड सम रिसोर्सेज विच हैव लॉन्गर लाइफ, से फॉर मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज्यादा उसका लाइफ होना चाहिए। देखो क्या क्या होता है, सच रिसोर्सेज आर देयर फॉर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इसीलिए क्योंकि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ना, तो मोर देन अकाउंट वन अकाउंटिंग पीरियड यानी वो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं होता है, बट आर टू बी यूज्ड ओवर द यूजफुल लाइफ देयर ऑफ। और ये क्या होता है, ये हम लोग यूज करते ही जाते हैं, मतलब जितना दिन बिजनेस का लाइफ रहेगा उसे हम लोग रोलिंग करते जाते हैं। द रिसोर्सेज डू नॉट कम फ्री, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, रिसोर्सेज भी फ्री में नहीं मिलता है। वन रिक्वायर्स फाइनेंस टू एक्वायर देम, अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो हमें फाइनेंस करवाना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक बोल दिया, रिसोर्सेज मींस एसेट साइड को बताया जा रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड को बताया जा रहा है। तो बोल रहा है कि वन रिक्वायर्स फाइनेंस टू एक्वायर देम, हमें क्या चाहिए, फाइनेंस करवाना पड़ेगा। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा जुगाड़ करना, ठीक है, हमें पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो। This funding is provided by owners through their investment and bank other through loans suppliers by way of credit term। मतलब हम लोग कितने तरह से जो है अपना बिजनेस के लिए पैसा लगा सकते हैं। या तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस में, दैट इज आवर ओन कैपिटल। या फिर बैंक या फिर किसी जगह से लोन ले सकते हैं, दोस्त से, रिलेटिव से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, सप्लायर्स बाय वे ऑफ, या फिर सप्लायर से क्रेडिट में सामान ले सकते हैं, ये भी हमारा एक रिसोर्स हो जाएगा। द बैलेंस शीट शोज द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस एंड द फंडिंग ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो रिसोर्सेस का एप्लीकेशन होता है, दैट इज देखो फंडिंग ऑफ द रिसोर्सेज, दैट इज एसेट एंड लाइबिलिटीज। अच्छा एक मिनट और एक बार पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट शोज द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस शीट में हमें क्या दिखेगा, रिसोर्सेज का लिस्ट, एंड द फंडिंग ऑफ द रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का लिस्ट यानी एसेट, ठीक है, रिसोर्सेज का लिस्ट यानी एसेट, दैट इज रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज कहां से आए, मतलब अगर मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो मैंने कहां से खरीदा है, क्या मैंने बिजनेस में जब कैपिटल लगाया था क्या उससे कुछ पैसे से मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, या फिर मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए लोन लिया है। सपोज मैंने बिल्डिंग खरीदा है या फिर बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, तो फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा लिया या फिर बिल्डिंग खरीद लिया, या फिर मैंने कोई मशीन खरीदा है, तो ये मशीन जो मुझे रिसोर्स मिला तो उसके लिए फंडिंग क्या था, कहाँ से मिला, ठीक है, क्या मैंने लोन लिया या फिर मैंने किसी बैंक से लोन लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया, किसी रिलेटिव से लिया, या फिर मैंने अपने कैपिटल से लगाया। तो ये सारा चीज हमें देखना पड़ता है, ठीक है, कि कहाँ से हमारा आया। तो रिसोर्सेस वो हो जाएगा, दैट इज एसेट, ठीक है। और जो लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड फंडिंग ऑफ द रिसोर्सेज, फंडिंग यानी लाइबिलिटी, जैसे लोन लेना लाइबिलिटी होता है, खुद का कैपिटल जो होता है वो भी क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि कैपिटल जो हम लोग लगाते हैं, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन को हम लोग अलग ट्रीट करते हैं,
इसीलिए कैपिटल हमारा जो है ना वो खुद से भी हम लोग लगाते, कैपिटल हम लोग अपने घर से पैसा ले जाके लगाते, फिर भी कैपिटल हमारा लाइबिलिटी होता है। इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग मानते हैं ये चीज कॉमर्स में, अकाउंट्स में, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों इंडिविजुअल है, अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चाहे खुद से पैसा लगाओ उसे हम लोग लाइबिलिटी ही बोलेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोन को ही लाइबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टूवर्ड्स ओनर्स एंड आउटसाइडर। वही देखो, लाइबिलिटी जो होता है ओनर्स का खुद का होता है, दैट इज कैपिटल, ठीक है। और आउटसाइडर यानी कुछ लोन वगैरह ले लिए, कुछ क्रेडिट वगैरह है, दैट इज आउटसाइडर लाइबिलिटी। इट इज ऑल्सो रेफर्स एज सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड। यहाँ पर क्या क्या है देखो, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, इसे हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड भी बोलेंगे, ठीक है। तो एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड दैट इज एसेट। तो सोर्सेस ऑफ फंड मतलब कहाँ से पैसा मिल रहा है, क्या खुद घर से लेके आ रहे हो, मतलब खुद का कैपिटल ला रहे हो, या फिर लोन से जनरेट कर रहे हो, तो वो लाइबिलिटी हो जाएगा। और इसका एप्लीकेशन जहां पर कर रहे हो उसी से मेरा एसेट जनरेट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लाइबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे तो कभी एसेट भी जनरेट नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो एसेट है तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो एसेट है। अगर हम सिर्फ चाहेंगे कि मेरा एसेट ही हो, मेरा लाइबिलिटी ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसेट जो क्रिएट होता है वो लाइबिलिटी से ही क्रिएट होता है। फिर देखो ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम लोगों ने अभी जो देखा कि सबसे पहले क्या बनता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोल रहे हैं देखो, इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाई मर्चेंडाइज कंसर्न, मतलब बिजनेस जिस चीज का कर रहे हैं उसके रिलेटेड अकाउंट बनता है। विच परचेसेस गुड्स, जहां पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्या गुड्स परचेस कर रहे हैं और क्या गुड्स सेल कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेसमैन का अगर कोई गुड्स में बिजनेस कर रहा है, दो तरह का हो सकता है, या तो सर्विस या तो गुड्स, ठीक है। अगर गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर हम लोगों का परचेस और सेल मेन काम होगा। एज ए ट्रेडर हम लोग किसी से परचेस करेंगे, सपोज 100 रुपये में कुछ गुड्स खरीदा, फिर उसको 110 में बेच दिया, ठीक है। तो ये परचेज और सेल ये मेन काम होता है। तो ट्रेडिंग में ये लिखना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेडिंग में और क्या होता है, द पर्पस ऑफ इट द सेम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा, सेल और परचेज एक पर्टिकुलर पीरियड का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। द पर्पस ऑफ इट इज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी मैंने दिखाया ना, 100 में खरीदा और 110 में बेच दिया, तो इधर 10 आ गया, दैट इज जीपी। इधर 10 आ गया, दैट इज जीपी। तो वही ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया जाता है। अगर मान लो 110 में खरीदे और 100 में बेचना पड़ा तो लॉस हो जाएगा, बाई ग्रॉस लॉस आ जाएगा। विच इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी, मतलब मेरा प्रॉफिट है या लॉस है उससे मुझे पता चलेगा मेरा बिजनेस का एफिशिएंसी लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर मेन काम यही होता है कितना प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हम लोग किस चीज से देखेंगे, मेनली जिस चीज का बिजनेस करेंगे, दैट इज मर्चेंडाइजिंग कंसर्न, ठीक है। तो मर्चेंडाइज गुड्स जो होता है उसे सेल करना और परचेस करना मेन काम होता है। सेल परचेस से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, और हम लोग ट्रेडिंग में क्या क्या लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट तभी आएगा अगर बिजनेस पुराना है। अगर मैंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर मेरा प्रीवियस बिजनेस चल रहा है पहले से ही तो ओपनिंग स्टॉक आ सकता है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, अगर ट्रेडर हो तो ओपनिंग स्टॉक मीन्स द फिनिश्ड गुड्स ओनली। अच्छा, अगर हम लोग ट्रेडर है तो ओपनिंग स्टॉक मतलब फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मतलब कुछ अनफिनिश्ड नहीं, मतलब फिनिश्ड मतलब जो सेलेबल कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका ओपनिंग स्टॉक में सिर्फ फिनिश गुड्स आएगा ऐसा बात नहीं, उनके ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आ सकता है। WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा बना हुआ सामान, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चर कर, जरूरी तो नहीं है अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया तो सारा प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बन गया। कोई भी एक प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनने के लिए 3 कंडीशन होता है। पहले वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होता है। इसके मिडिल में कंडीशन आ सकता है, दैट इज WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो हो सकता है कि रॉ मटेरियल से WIP में था तभी अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। तो ये तीनों चीज मैन्युफैक्चरिंग केस में क्या हो सकता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग ट्रेडर है तो रॉ मटेरियल का कोई काम नहीं है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो WIP भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स आएगा। The amount of opening stock should be taken from ट्रायल बैलेंस। हमेशा ये ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, तो वही बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस से हमें ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्रेडिंग में, परचेज। देखो सारा चीज स्टॉक रिलेटेड हो रहा है, अगर ध्यान दो तो ये तो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, परचेज भी हमारा क्या है, वन टाइप ऑफ स्टॉक है, ठीक है, हम लोग खरीद रहे हैं। तो परचेज क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ
परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। परचेज का मतलब उस साल हम लोगों ने जितना परचेज किया है उसी को हम लोग डिनोट करते हैं। परचेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, कैश एज वेल एज क्रेडिट, ठीक है। द डिडक्शन, यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश ही होगा, कैश और क्रेडिट दोनों परचेज ही यहाँ पर आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कुछ भी रिटर्न हो रहा है, जैसे हम लोग परचेज जिससे किए उससे कुछ अगर रिटर्न करें तो वो डिडक्ट करना पड़ता है, परचेज से करते हैं ना, लेस परचेज रिटर्न, रिटर्न हो गया तो स्टॉक कम हो जाएगा तो फिर माइनस करना पड़ेगा। गुड्स अगर विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब जिसका बिजनेस है वो अगर कुछ स्टॉक विथड्रॉन कर रहा है अपनी दुकान से, ठीक है, अपने शॉप से अगर विथड्रॉन कर रहा है तो स्टॉक उसमें भी कम होगा। जैसे रिटर्न करने से स्टॉक कम होता है वैसे गुड्स विथड्रॉन करने से भी स्टॉक कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परचेस से लेस करना चाहिए ट्रीटमेंट। और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट रख रहे हैं और उसका मतलब प्रमोशन करने के लिए अगर हम लोग फ्री में उसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसे बोला जाता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, उसमें भी हमारा स्टॉक डिक्रीज कर जाता है। तो अगर स्टॉक डिक्रीज करेगा फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट ये होना चाहिए कि परचेस से उसे लेस कर दो, तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या आ सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स it means all those expenses which are incurred from the time of purchase to making the goods in suitable condition। तो ये एक्चुअली बोला जाता है ट्रेडिंग में सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आता है और पीएल में इनडायरेक्ट आता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है जो स्टॉक हमें बेचना है, जिस चीज का भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर ग्रोसरी का है तो ग्रोसरी, अगर मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल ला रहे हैं एज ए स्टॉक में, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का और भी कुछ हो सकता है, बुक्स वगैरह जो भी हो, तो हम लोग जो स्टॉक में लेके आ रहे हैं, स्टॉक में लेके आने से मतलब उसे परचेस करने से लेके उसे सेलेबल कंडीशन में लाने तक का जितना भी खर्चा वो उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या एक्सपेंस ऐड हो सकता है, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट मतलब जो भाड़ा वगैरह लगता है उसे लेके आने में, ऑक्ट्रॉय, वेजेस, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड, ठीक है, एक चीज याद रख सकते हो, जितना भी इनवर्ड खर्चा होता है ना, इनवर्ड लैंग्वेज का मतलब ही होता है लेके आना, तो लेके आने का जितना भी खर्चा होगा वो हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। तो फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये सारा चीज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। वेजेस नॉर्मली लेबर लोगों को दिया जाता है, मतलब डेली बेसिस में, तो ये माना जाता है कि जो लोग सामान वामान ढो के लेके आते हैं, जैसे कूली वगैरह होता है, कूली चार्जेस वगैरह, वो सारा चीज क्या होता है, परचेस के वजह से किया जाता है। हम लोग कुछ स्टॉक परचेस कर रहे हैं, खुद ब खुद तो नहीं ला सकते हैं, किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा, तो उस वजह से जो भी खर्चा होता है तो वो हमारा वो स्टॉक के साथ ऐड हो जाता है। तो ये परचेस रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस है दैट इज परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि लास्ट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि हम लोगों ने कितने का परचेस किया और कितना प्रॉफिट लगा के सेल किया। इफ द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग इज ग्रेटर देन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट विल अराइज। द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्रेडिट में क्या क्या अपीयर होगा, ये जितना भी लिखा है हम लोगों ने डेबिट साइड, बिकॉज डेबिट में एक्सपेंस लिखा जाता है, परचेस एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक वो भी क्या है, स्टॉक खरीदा है, तो इसका मतलब जो स्टॉक खरीदा था पिछले बार जो बच गया दैट इज ओपनिंग स्टॉक, तो वो भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या लिख सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू मतलब जो बेच के पैसा आ रहा है। द सेल्स रेवेन्यू डिनोट्स इनकम earned from the main business activity or activities. The income is earned when goods or services are sold to customer। मैंने बताया ना, या तो गुड्स बेच लो या तो सर्विस बेच लो, ठीक है। तो ये हम लोग जब कस्टमर को गुड्स या सर्विस बेचते हैं तो हमें जो भी प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, जो भी हमारा अर्निंग होता है उसे हम लोग सेल बोलते हैं, और जो प्रॉफिट अर्न होता है उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और जो सेल करके मिलता है, जैसे 100 रुपीज का स्टॉक 110 में बेच दिए तो 110 इज सेल्स या फिर रेवेन्यू और 10 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इफ देयर इज एनी रिटर्न, अगर बाई चांस, जैसे अगर हम लोग क्रेडिटर को रिटर्न कर सकते कि परचेस करने के बाद ये वाला चीज पसंद नहीं हुआ, डिफेक्टिव है, कोई भी रीजन हो, उसी तरह से इफ देयर इज एनी रिटर्न, अगर कुछ भी रिटर्न होता है, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स वैल्यू, तो सेल्स वैल्यू से उसे हमें डिडक्ट करना चाहिए एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, क्योंकि हमें पता है एक्रूअल कंसेप्ट में हमारा अकाउंटिंग होता है। इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज इट इज accrued and not necessarily only when the cash is paid for। इसका मतलब क्या है, accrual concept का मतलब, ये 110 मान लो मैंने बेचा है आज, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा आफ्टर 1 वीक, ठीक है। तो सेल जब हो चुका है तो इसे रिकॉर्ड करो, जब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात का बात है, पैसा मिलने से कोई मतलब नहीं है, दैट इज द एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है, जो बेसिस पे हमारा अकाउंट होता है। तो एक्रूअल कंसेप्ट मतलब इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पर हम लोग इनकम
को कर देंगे एज सुन एज इट इज एक्रूड, जैसे ही ये एक्रूड हो जाता है, जरूरी नहीं है कि पैसा मिला या नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारा चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि करंट अकाउंटिंग ईयर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग पैसा पेमेंट करें या ना करें, पैसा मिले या ना मिले, अगर उस अकाउंटिंग ईयर के साथ रिलेटेड है, अगर एक्रूड हुआ है तो वो हमें शो करना पड़ेगा। अब इसका होता है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो ग्रामर वगैरह पढ़ते हो उसका रूल्स रेगुलेशन होता है, वैसे ही जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं उसका रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ रहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस समझाते क्या होता है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इन अदर केसेस डिफाइन द गाइडलाइंस फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अभी मैंने बोला ना कि हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें, मतलब कब उसे रिकॉर्ड करे कब नहीं करे, कब एक्रूअल बेसिस पे करे कब कैश बेसिस पे करे, कब किस बेसिस पे करना है, उसका अगर किसी को डिटेल्स पता करना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और 9 में उसका डिटेल्स लिखा हुआ है। बट 7 में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो भी काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे बड़ा बड़ा ब्रिज हो गया, रोड का कंस्ट्रक्शन, कुछ मॉल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस का मतलब जो प्रोडक्ट रेडी होने में मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल, उन लोग कैसे अपना सेल को रिकॉर्ड करे, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और बाकी सारे केसेस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 को फॉलो किया जाता है कि किस तरह से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो हमें यहाँ पर उतना उसका डिटेल्स अभी नहीं बोला है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा अकाउंटिंग जो है एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। द एसेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ बोथ द स्टैंडर्ड इज दैट, में थोड़ा सा बताया है इस 7 के बारे में, बोल रहा है कि इफ एन इनवॉइस इज मेड फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड द टर्म ऑफ सेल इज डोर डिलीवरी, देन सेल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन गेटिंग द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द डोर ऑफ द कस्टमर। तो मतलब जैसे मान लो आजकल होम डिलीवरी जो होता है, मान लो पिज्जा बॉय अगर पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद वो रेडी हुआ, रेडी होने के बाद उसे पैक करके वो लेके गया बाइक में, ठीक है, उसके बाद कस्टमर को हैंड ओवर किया। तो देखो इफ एन इनवॉइस इज मेड फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, जैसे ही इनवॉइस वो लोग रेडी कर रहा है एंड द टर्म ऑफ सेल इज डोर डिलीवरी, अगर मतलब सेल का जो टर्म है वो डोर डिलीवरी है, जैसे पिज्जा के केस में होता है डोर डिलीवरी करना पड़ता है, तो बोल रहा है देन सेल कैन बी रिकॉग्नाइज। तो फिर पिज्जा कंपनी अपना सेल कब रिकॉग्नाइज करेगी, ओनली ऑन गेटिंग द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब उसे ये पता चलेगा कि हाँ मेरा डिलीवरी बॉय क्या किया है, गुड्स को डिलीवर कर दिया एट द डोर ऑफ द कस्टमर। इफ सच प्रूफ इज पेंडिंग, लेकिन अगर इसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, देन दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी टेकन एज सेल, तो उसे हम लोग सेल नहीं मान सकते, बट विल बी ट्रीटेड एज अर्नड इनकम, इसे हम लोग अनअर्नड इनकम बोल के ट्रीट करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा चीज दिया हुआ है एएस 7 और एएस 9 में कि कब हमें ट्रीट करना है और कब हमें ट्रीट नहीं करना है, अपने सेल को कब रिकॉग्नाइज करना है और कब नहीं करना है, इसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में और क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो बच गया, ठीक है, जो हम लोग बेच नहीं पाए उस अकाउंटिंग ईयर, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस देयर विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओनली। जैसे अभी मैंने बताया अगर कोई मैन्युफैक्चरर होता तो उसका रॉ मटेरियल, उसका WIP क्लोजिंग, ये सब हमें फिनिश गुड्स मिल सकता था, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ट्रेडर का बात कर रहे हैं तो वो तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है, तो उसका रॉ मटेरियल भी नहीं होगा, WIP भी नहीं होगा, उसका सिर्फ फिनिश गुड्स ही हो सकता है। तो फिनिश गुड्स ओनली। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टॉक इज वैल्यूड एट, हाँ, स्टॉक को इसके ऊपर AS2 होता है, ठीक है, AS2 तुम लोग पढ़ सकते हो। AS2 पता नहीं तुम लोगों ने, नहीं अब मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने किया होगा इसके रिलेटेड। AS2 जो होता है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये चीज तुम लोग 11 में भी सबने किया होगा, लेकिन ये कहां पर लिखा हुआ है, इसका रूल्स AS2 में लिखा हुआ है कि हमें कॉस्ट का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू किस में करना है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमें इसी बेसिस पे करना है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। और ग्रॉस लॉस कब आता है, ग्रॉस लॉस तब आएगा व्हेन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अब डेबिट क्रेडिट छोड़ो, लॉस तभी आएगा जितने में खरीदा उतने में
में अगर बेच नहीं पाए तो ऑब्वियसली लॉस आएगा। और अकाउंटिंग के हिसाब से अगर हम लोग बोले तो इधर इधर आने से प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट क्रेडिट होता है, इधर आने से लॉस होगा। तो देखो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ये देखो ओपनिंग स्टॉक अगर ट्रेडर हम लोग करें ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक किस चीज का हो सकता है, फिनिश गुड्स का, ठीक है। परचेज से लेस रिटर्न हो सकता है, सेल्स दिया हुआ है सेल्स से रिटर्न लेस हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसके रिलेटेड आई होप यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। हाँ, इलास्ट्रेशन 6 यहाँ पर हमें बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बोला है, लेकिन काफी सारा ट्रीटमेंट है, तो तुम लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से देखो कैसे हम लोग को करना पड़ेगा। तो पहले दिया हुआ है, देखो फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस प्रेजेंटेड बाय मेसर्स पी सेन एज ऑन 31 मार्च 2013। स्टॉक दिया हुआ है, अकाउंटिंग जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है वो 31 मार्च 2013 का बनाना है। ओपनिंग स्टॉक देखो दिया हुआ है 1/4/2012। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस में हमें ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। अभी इसके ऊपर ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज इसमें कोई टोटल वटल किया हुआ नहीं है, नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये बोल रहा है फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस, लेजर का बैलेंसेस है, तो हमें तो पता है लेजर बैलेंस से ही ट्रायल बनता है, लेजर का जो बैलेंस होता है उसी से ट्रायल बैलेंस बनता है। बट इसके ऊपर ट्रायल बैलेंस इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये टोटल नहीं किया हुआ है, ठीक है, आधा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, परचेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, गैस एंड फ्यूल। तो रॉयल्टी का मतलब क्या होता है वो भी बता देते हैं। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर कोई मान लो बिल्डिंग रेंट में लेके कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई मशीन रेंट में ले रहे हो, ठीक है, मशीन का दाम बहुत ज्यादा है, कुछ प्रोडक्शन करना है, मशीन चाहिए, उसे रेंट में ले लिए और उसे यूज करे, उसके बदले रेंट दे रहे हो, तो वो रेंट हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग किसी का फॉर्मूला, कोई नो हाउ, इस तरह का चीज अगर हम लोग यूज करते हैं, या फिर मान लो जो कोल माइन होता है ना, कोल माइन जो होता है गवर्नमेंट से हम लोग लीज में ले सकते हैं, उसके बदले गवर्नमेंट को देना पड़ता है, हमें रॉयल्टी देना पड़ता है। या फिर मान लो किसी राइटर का बुक पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, अगर पब्लिशर कोई है, कोई किसी राइटर का बुक को पब्लिश कर रहा है, तो फिर जो राइटर है उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा पब्लिशर से रॉयल्टी मिलेगा, ठीक है। जो सेल हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज तो मिलेगा, वो जो एग्रीमेंट होगा उसके अलावा भी उसे रॉयल्टी मिलेगा। मतलब किसी का प्रोडक्शन किया हुआ कोई भी चीज, ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है उसको यूज करने के बिहाफ में हमें जो पे करना पड़ता है उसका नाम होता है रॉयल्टी। जैसे घर यूज करने के बदले जो होता है उसे रेंट बोलते हैं, मशीन यूज करने के बदले रेंट हो सकता है, उसी तरह से किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके बिहाफ में जो देते हैं दैट इज रॉयल्टी। अब यहाँ पर बोल तो रहा है ट्रेडिंग बनाओ, लेकिन अगर तुम लोग देखो तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी बोल रहा है, मतलब ये बेसिकली मैन्युफैक्चर रिलेटेड हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिर भी बोले कि ट्रेडिंग बनाओ, तो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी हम लोग ट्रेडिंग में देंगे। जैसे गैस एंड फ्यूल, ऑब्वियसली गैस फ्यूल तभी जरूरत होगा मेरे हिसाब से जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अदरवाइज गैस एंड फ्यूल का तो कोई जरूरत है नहीं ट्रेडर को। लेकिन अगर फिर भी बोल रहा है तो फिर हम लोग उसे ट्रेडिंग में दिखाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग ट्रेडिंग में दिखाएंगे, लेकिन नॉर्मली ये दोनों चीज मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इसे ट्रीट करना चाहिए, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में हमें ट्रीट करना चाहिए, और जो कि हमें AS2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से पता चलता है। स्टॉक वैल्यू 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। बोल रहा है कि स्टॉक वैल्यूड 10,000 यानी जो क्लोज कुछ एक स्टॉक है 10,000 का जो मतलब आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, और इसका इंश्योरेंस भी करवाया हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है 6,000 का। तो बेसिकली लॉस कितने का हो जाएगा, 4,000 का। 10,000 में 10,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया है, उसमें से अगर मेरा इंश्योरेंस करवाया हुआ है पूरा क्लेम नहीं भी मिल सकता है, प्रोपोर्शनेटली 6,000 मिला है, तो मेरा बचा कितना 4,000। तो 4,000 मेरा क्या हो जाएगा, 4,000 मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है गुड्स परचेस्ड फॉर 6,000 ऑन 29th of March 2013 बट स्टिल लाइंग इन ट्रांसिट। बोल रहे 29th of March 2013 को हम लोगों ने क्या किया था, गुड्स परचेस किया था, बट स्टिल इन ट्रांसिट मतलब अभी तक गोडाउन में आके नहीं पहुंचा है, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ना तो हम लोगों ने इसको कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड किया है। गुड्स टेकन फॉर द प्रोप्राइटर
गुड्स टेकन फॉर द प्रोप्राइटर ओन यूज 3000, गुड्स प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है 3000 रुपीज का। आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड टू 4000, वेजेस का आउटस्टैंडिंग है 4000। फ्रेट वाज पेड इन एडवांस फॉर 1000, फ्रेट पे किया गया है एडवांस 1000, ठीक है। अच्छा, और बस, और यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें बोला है इससे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो। तो यहाँ पर बहुत सारा एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो हमें बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो तुम लोग भी करो और मुझे बताओ कहाँ पर क्या जाना चाहिए, किसके साथ क्या एडजस्ट होना चाहिए। और देखो, ट्रेडिंग जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी दिया हुआ रहता है ना डेटा, वो हमेशा जानो दो जगह एडजस्ट होगा ही होगा। यहाँ पर तो हम लोग को सिर्फ ट्रेडिंग बोला है, लेकिन हम ये भी पूछेंगे तुम लोगों को कि अगर ये ट्रेडिंग के साथ साथ और भी कुछ करने बोलता तो ये फाइनल नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ एडजस्ट होता है। एक्चुअली एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, ट्रायल बैलेंस में इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये लेजर बनने के बाद का चीज है। अब लेजर बनने के बाद है इसीलिए इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें तो पता है ना जर्नल हमारा डबल एंट्री सिस्टम में होता है, तो डबल एंट्री मतलब समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, तो इसका मतलब ये सारा चीज का भी डबल एंट्री होना चाहिए। अब एंट्री तो हमें पास करना है नहीं, फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है, तो इसका मतलब एक चीज समझो कि ये सारा चीज जो है वो हमेशा दो जगह पे जाएगा, या तो ट्रेडिंग एंड पीएल, या तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, या पीएल एंड बैलेंस शीट, इस तरह से दो जगह पे हमेशा जाएगा, नहीं तो इसका जो डबल एंट्री है वो कभी भी मतलब कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। हम लोग क्या करेंगे ना, अगर कोई एडजस्टमेंट है ना उसे पॉइंट आउट कर लेंगे। देखो किस तरह से करेंगे, हाँ ये देखो, जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ कहीं क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। स्टॉक वैल्यूड एट 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटिंग द क्लेम टू द एक्सटेंट। अच्छा, गुड्स परचेस, परचेस में एक एडजस्टमेंट है। गुड्स हम लोगों ने जो परचेस किया है वो स्टील इन ट्रांजिट है। गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन यूज, ये भी है। तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये दोनों परचेस से एडजस्टेड है। वेजेस का भी है, वेजेस का है पॉइंट नंबर 5, तो इसको 5 लिख दिया मैंने। फ्रेट, फ्रेट का भी दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6, यानी ये सारे जगह पे हमारा एडजस्टमेंट होगा। तो एडजस्टमेंट जहां पर भी है वहीं पर हमारा डबल एंट्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 10,000, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, तो देखो ओपनिंग स्टॉक में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, उसके बाद है परचेस, परचेस में दो एडजस्टमेंट है, तो परचेस 1,60,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेस, पहले लिखेंगे 1,60,000। अब देखो परचेस में क्या क्या एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 3 में और पॉइंट नंबर 4 में। इसके अलावा हमें देख लेना चाहिए कहीं रिटर्न वगैरह तो कुछ नहीं है। तो रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, तो बताओ क्या परचेस में क्या जाना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड। ये भी बहुत जनों का कंफ्यूजन हो जाता है, तो बताओ रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड। हाँ रिटर्न आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। आउटवर्ड मतलब भेज देना, ठीक है। इनवर्ड मतलब खुद के पास वापस आना, तो आउटवर्ड। तो लेस कर देते हैं पहले रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड है 10,000, तो बच गया 1,50,000। अच्छा, तो ये हम लोगों ने ये सारा चीज एक बार करके ही जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न आउटवर्ड देखो ये वाला हो गया कंप्लीट। ओपनिंग स्टॉक ये भी हम लोगों ने लिख दिया। परचेस का बाकी दो एडजस्टमेंट है उसे भी करना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताना कि ट्रेडिंग छोड़ के भी ये कहाँ पर जाएगा। जैसे पहले यहाँ पर बता रहा है परचेस गुड्स फॉर 6,000, हम लोगों ने 6,000 का गुड्स परचेस किया था जो अभी भी ट्रांजिट में है, मतलब अभी तक आके नहीं पहुंचा है, और हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बताओ कहाँ कहाँ जाना चाहिए। गुड्स अगर मेरा परचेस किया हुआ है, पहले ये सोचो अच्छे तरह से, गुड्स परचेस कियो, प्रॉब्लम इतना सही है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं कियो, स्टॉक आके भी नहीं पहुंचा है, तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कियो तो अब कर लो, तो करोगे तो क्या होना चाहिए। ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट।
मान लेना चाहिए तो ये परचेज में ऐड हो जाएगा, तो जैसे हमने बोला था। ये परचेज में ऐड होगा, क्योंकि हम लोग मानेंगे कि ये वाला मेरा क्या है, एक्रूअल बेसिस पे ना, तो आ जाएगा, नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीज तो एक्रू तो हो गया है ना, मैंने ऑर्डर दिया था तो एक्रू तो हो गया है, तो फिर 6000 कभी ना कभी तो आ जाएगा, तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा। तो एक तो मेरा परचेज में इसे ऐड करेंगे, तो पहले इसे ऐड कर देंगे गुड्स इन ट्रांसिट, तो GIT, गुड्स इन ट्रांसिट, ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लो, गुड्स इन ट्रांसिट, मैंने यहाँ पर GIT लिख दिया है, 6000, तो 1,56,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में भी था गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो बताओ इसका क्या होगा? लेस माइनस हो जाएगा ड्राइंग। हाँ, Purchase ड्राइंग्स से। बोल के, हाँ परचेस से माइनस हो जाएगा, इसे हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स लिख देंगे, या फिर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर भी लिख सकते हो। ड्राइंग्स हुआ है कितने का? 3000 का, तो ओवरऑल ये आ गया कितना आ रहा है? 1,53,000। हाँ, 1,53,000 आ गया। ओके, अच्छा, अब ये वाला परचेज वाला भी हमारा हो गया। देखो ये सारा चीज एक बार है, 1,60,000 वन टाइम यूज हुआ है, इसको हम पूछेंगे बाद में कहाँ कहाँ और यूज होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैरेज इनवर्ड है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिख देते हैं टू कैरेज इनवर्ड बोल के 10,000, तो इसे भी लिख देते हैं टू कैरेज इनवर्ड। हाँ ম্যাম बोलो। বলছিলাম যে ড্রয়িং যেটা 3000 যা লেস করলাম ওটা তো ব্যালেন্স শিটে ক্যাপিটাল থেকে লেস হবে। ক্যাপিটাল থেকে যদি ক্যাশ ড্রয়িংস হয় তাহলে লেস হয়, যদি গুডস ড্রয়িংস হয় তাহলে পারচেজ থেকে লেস হয়। एक बार तुम लोग जर्नल एंट्री याद करो, जब जर्नल एंट्री बेसिक के क्लास में किए थे तो देखना दो तरह का ड्राइंग्स मिलता है, एक होता है कि प्रोप्राइटर ने कैश ड्रॉ किया है अपने बिजनेस से, तो क्या एंट्री होता है बताओ, और अगर गुड्स ड्रॉन किया है तो उसका अलग एंट्री होता था। दो एंट्री बताओ तभी क्लियर हो जाएगा। अगर कैश ड्रॉ कर रहे हो खुद के बिजनेस से तो बताओ क्या एंट्री करोगे? ड्राइंग टू कैश। ड्राइंग टू कैश, अगर Yes. कैश ड्राइंग है ना, ड्राइंग्स टू कैश करोगे अगर पैसा निकालते हो, और पैसे के जगह ये पैसा नहीं निकाल रहे हम लोग, कुछ स्टॉक निकाल रहे, ठीक है। मान लो बुक्स का शॉप है, एक बुक्स निकाल लिए, पढ़ने का जरूरत था, ले ही लिए, उसे वापस रखने का नाम नहीं, मतलब खुद पर्सनल यूज कर रहे हो, तो भी क्या लिखोगे? ड्राइंग्स तो लिखोगे, लेकिन कैश नहीं लिखा, टू सामान का नाम जो टू परचेज परचेज, लिखा। टू परचेज। हाँ, तो इसीलिए फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा? फाइनल अकाउंट्स में तुम्हें अगर टू कैश होगा तो वो कैपिटल से लेस, से भी ये आवाज लेस। नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो? मैम आ रहा है, वो 1 सेकंड के लिए आ रहा ग्लिच है। हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा ये हो गया था। अच्छा देखो, फिर लेकिन बाद में कैपिटल से भी लेस होगा, ठीक है, लेकिन कैपिटल से कौन सा लेस होगा? कैश लेस होगा। और जब कैपिटल बैलेंस शीट में बनाओगे तो ये गुड्स ड्रॉन वाला भी दिखाना पड़ता है, कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स बोल के तुम्हें दो ही चीज दिखाना पड़ेगा, कैश ड्रॉन भी दिखाना पड़ेगा, परचेज ड्रॉन भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो कैश विथड्रॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से लेस होता है, क्योंकि वो बैलेंस शीट पे कैश जो होता है ना उससे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सिर्फ कैपिटल से लेस होता है। और जो हम लोग गुड्स ड्रॉन करते हैं, क्योंकि टू परचेस लिख रहे हैं, तो इसीलिए ये कहां से लेस करना पड़ेगा? ये हमारा परचेस से लेस करना पड़ता है, और ड्रॉइंग्स दोनों केस में ही है, इसीलिए दोनों कैपिटल से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स जब भी होगा कैपिटल से दोनों चीजें लेस होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो, ठीक है, चाहे वो कैश हो। लेकिन अगर गुड्स ड्रॉन है तो हमारा स्टॉक कम होगा, अगर स्टॉक कम होगा तो हमें परचेज से लेस करके दिखाना पड़ेगा। और कैश ड्रॉन होने से ट्रेडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए उसका ट्रेडिंग में कोई मतलब नहीं, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है अरिजीत? यस मैम। ओके, अच्छा, तो कैरेज इनवर्ड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वेजेस, वेजेस में एक एडजस्टमेंट भी है। अच्छा, ओ कैरेज इनवर्ड लिखा नहीं था क्या मैंने? चलो लिख लेते हैं, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 10,000, टू वेजेस, इसके बाद वेजेस ही था, वेजेस लिख लेते हैं। वेजेस है 30,000, अब इसका एडजस्टमेंट क्या बोला है देखते हैं।
वेजेस है 30,000, फिफ्थ नंबर में इसका एडजस्टमेंट है तो वेजेस काट दिया मैंने। फिफ्थ नंबर में देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड टू 4,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब हम लोगों ने क्या किया है, वेजेस पेमेंट करना चाहिए था बट नहीं किया है। लेकिन फिर से वही एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है, पेमेंट किया या नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमें एग्जांपल दिया हुआ था सेल से, सेल हुआ है तो रिकॉर्ड करो, पैसा मिला नहीं मिला, कैश रिसिप्ट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्रू तो हुआ है ना तो करना पड़ेगा। वैसे ही आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग तभी तो बोल रहे हैं ना क्योंकि एक्रू हुआ है। अगर मेरा, हम 5 साल बाद का थोड़ी ना अभी सोचेंगे, मतलब अभी 2021 चल रहा है तो हम 2022 को थोड़ी ना बोलेंगे एक्रू होगा। 2021 में मेरा जो होना चाहिए उसी को हम बोलेंगे कि मेरा एक्रू हुआ है। अगर मैंने पेमेंट नहीं किया है तब उसे हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। देखो जब पेमेंट टाइम पे कर देते हो तो उसे आउटस्टैंडिंग नहीं बोला जाता है। अगर किसी ने टाइम दिया है 1 से लेके 10th के अंदर तुम्हें पे कर देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10th के, अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में होता है यहाँ से इतने दिन के अंदर पे कर दो, तो उतने दिन के अंदर अगर पे कर देते हो तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं माना जाता है, उसे हम लोग मानेंगे अपना एक्सपेंस मानेंगे। बाई चांस अगर हम लोग पे नहीं कर पाए तो बोलेंगे ना बाकी रह गया, दैट इज आउटस्टैंडिंग। क्यों बाकी रह गया, क्योंकि 10 तारीख भी चला गया, मान लो 1 से 10 तारीख के अंदर पे करना है, अगर 1 से 10 तारीख के अंदर करते हैं तो बोलेंगे खर्चा था कर दिया, बट 11 तारीख आ गया तो बोलेंगे बाकी रह गया। 11 तारीख के पहले तो हम लोग नहीं बोलेंगे ना कि आउटस्टैंडिंग है क्योंकि हमें टाइम मिला है 1 to 10 के अंदर हमें पे करना है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस हो गया। बट अगर एक्सपेंस को हम लोग टाइम पे नहीं पे करेंगे दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अब एक्सपेंस है हमें पे करना चाहिए था बट हम लोगों ने नहीं किया, यानी मेरा वेजेस जो दिख रहा है, लेजर जो बना हुआ था उसका जो बैलेंस आया वो कम दिख रहा होगा क्योंकि वेजेस का वेजेस का जो लेजर है वो कैसा बना होगा, वेजेस का लेजर इस तरह से बन सकता है कि अगर कुछ आउटस्टैंडिंग था तो बाई बैलेंस बीडी कुछ बन सकता है, वेजेस टू कैश हम लोगों ने कुछ पेमेंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो वो टू बैलेंस सीडी बोल के शो करेगा, ठीक है, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर मेरा बच गया है तो फिर मुझे वो दिखाना पड़ेगा क्योंकि इस करेंट अकाउंटिंग ईयर को वो रिलेट कर रहा है, तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है, और वेजेस, वेजेस मतलब हमें पे करना था, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। बाकी क्या है, कुछ मिलना बाकी नहीं है, कुछ देना बाकी है, तो क्योंकि वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है हमारा 4,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 34,000। अच्छा, उसके बाद कौन सा खर्चा आ रहा है, फ्रेट। फ्रेट में 6 नंबर में एडजस्टमेंट है, फ्रेट है 8,000, तो फ्रेट टू फ्रेट 8,000। एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है हम लोगों ने एडवांस किया है, ठीक है, एडवांस किया है कितना 1,000। अब एडवांस करने का मतलब ये होता है कि टाइम नहीं आए उसके पहले अगर दे देते हैं तो वो एडवांस होता है। टाइम पे खर्चा करना अलग चीज होता है, टाइम पे खर्चा कर दिया यानी खर्चा किया है, और टाइम के पहले अगर कर दिया तो एडवांस, और टाइम के बाद अगर किया तो आउटस्टैंडिंग। मतलब टाइम चला गया फिर भी हम लोगों ने नहीं किया तो उससे हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। तो फिर एडवांस कर दिया है तो ये अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है क्योंकि फाइनल अकाउंट्स हमेशा अकाउंटिंग ईयर को रिलेटेड करता है। फर्स्ट लाइन हम लोगों ने वही पढ़ा था ना कि फाइनल अकाउंट्स जो है वो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेट वाज इन एडवांस, एडवांस है तो फिर ये क्या हो जाएगा, लेस एडवांस। हम लोगों ने एक्स्ट्रा देके रखा है 8,000, पूरा फ्रेट देना ही नहीं था, ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना लेस हो जाना चाहिए था 1,000, यानी मेरा 7,000 फ्रेट होना चाहिए था जो कि इस अकाउंटिंग ईयर के साथ रिलेटेड है। ये 1,000 इस अकाउंटिंग ईयर के साथ रिलेटेड ही नहीं है, इसीलिए तो नाम है इसका एडवांस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी देखते हैं, सेल्स है, सेल्स से तो पहले क्या माइनस हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड, पहले सेल्स से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे बाय सेल्स 3 लाख लेस रिटर्न इनवर्ड 16,000, तो ये हो जाएगा 2,84,000। अच्छा, नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो रॉयल्टी तो खर्चा है ना, अगर हम लोग किसी को रॉयल्टी दे रहे हैं लाइक रेंट, ठीक है, रेंट के तरह हम लोग रॉयल्टी अगर किसी को दे रहे हैं तो वो भी हमारा खर्चा है, तो रॉयल्टी यहाँ पर आ जाएगा, रॉयल्टी डेबिट साइड आएगा, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी है 6,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है गैस एंड फ्यूल 2,000, टू गैस एंड फ्यूल 2,000। अच्छा,
अब क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना आएगा। मैंने बताया था रिगार्डिंग AS2 हमारा होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मैम 20,000। 20,000 तो पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 20,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, अरे ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अच्छा तो अब बताओ, अब हम पूछेंगे कि डबल डबल कहां पर जाएगा। बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक और कहां पर लिखा जाता है, ट्रेडिंग छोड़ के और कहां पर दिखाएंगे, हर चीज 2 बार पोस्ट होना चाहिए। बैलेंस balance शीट, sheet। Balance एसेट sheet। साइड। हाँ बैलेंस शीट में करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बैलेंस शीट में करंट एसेट के वहां पर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा नेक्स्ट बोला है स्टॉक वैल्यू 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, सोचो क्या होगा। स्टॉक था गोडाउन में बट वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया है, तो बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। पहले 10,000 का ट्रीटमेंट बता दो फिर 6,000 बता देंगे। मैम क्लोजिंग का होता है 10,000 लेस होगा। लेस नहीं होगा, थोड़ा सा सोचो लेस कैसे होगा। तुम्हारा स्टॉक था गोडाउन में, वो स्टॉक जल गया लेकिन तुमने तो उसे खरीदा था। अगर मेरा स्टॉक जल गया है और उससे अगर हम लेस कर देते हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत आ मैम जाएगा। हाँ मैम बताओ। परचेज में से लेस होगा, ट्रेडिंग में परचेज में से लेस होगा और फिर एसेट में, स्टॉक में से लेस होगा। परचेज में से लेस होगा और इसमें कहाँ पर बोल रहे हो, बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट में से लेस होगा, मतलब स्टॉक में से। क्लोजिंग स्टॉक में से नहीं। देखो यहाँ पर समझो, क्लोजिंग स्टॉक में से लेस नहीं हो सकता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा जितना भी था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। सपोज ये गोडाउन में कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से मान लो इतना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जब तुम यहाँ पर जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया वो ओपनिंग स्टॉक का भी पोर्शन हो सकता है या फिर परचेस का भी पोर्शन हो सकता है। बताओ ये तो होगा ही ना। मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे बना होगा, या तो वो ओपनिंग स्टॉक का पोर्शन है या तो वो परचेस का पोर्शन है। अब मेरा कुछ स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है बोल रहा है, तो डिस्ट्रॉय हुआ है ये मुझे पता चल रहा है, इसका मतलब वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में था, वो मेरा सेल तो नहीं हुआ था ना, क्योंकि मेरा स्टॉक का 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो बिक जाएगा या तो वो क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा। अब बोला जा रहा है कि मेरा स्टॉक का कुछ पोर्शन जल गया था, तो जो जल गया था वो ऑब्वियसली बिका नहीं था तभी तो जला, गोडाउन में था तभी तो जला। वो अगर गोडाउन से सेल हो जाता, फिजिकली वो चला जाता, तो वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक और परचेस का कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया है। अब अगर हम ये क्लोजिंग स्टॉक से वो और भी लेस करेंगे, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ से इतना डिस्ट्रॉय हो गया है, अगर हम लेस कर देंगे तो यहाँ से थोड़ी ना कॉस्ट कम हो जाएगा। मेरा यहाँ पर तो वो इंक्लूडेड है, ये वाला स्टॉक तो मेरे यहाँ पर इंक्लूडेड है ना, मैंने जो परचेस किया था उसमें तो ये इंक्लूडेड है। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें से अगर लेस कर देंगे तो मेरा तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा। अगर मेरा स्टॉक नहीं जलता तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक जितना है उतना ही शो करता, हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते कि मेरा इतना इतना स्टॉक था, इतना बिक गया, इतना बच गया, तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब कुछ स्टॉक अगर मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन मुझे तो मेरा सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया और मुझे अगर मेरा सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट तो गलत शो होगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा। देखो अगर मेरा ट्रेडिंग साइड 100 है फॉर एग्जांपल और इधर है 110, तो सपोज ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो मेरा प्रॉफिट आया 10, ठीक है। अगर इसी क्लोजिंग स्टॉक को हम दिखा देते हैं यहाँ पर, मान लो 90, ठीक है, 90 दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ जाएगा पता है, यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अच्छा ये तो लॉस आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, एक मिनट एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं, इधर 90 रखना पड़ेगा, ये 90 रख दिया, ये 110 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और ये 90 ही रह रहा है, ठीक है, डेबिट साइड में नो चेंजेस, और इसे 100 रख दिया, तो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा
10 आ जाएगा। तो देखो जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। लॉजिकली कम करना है हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को, इसीलिए कम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, मान रहे स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक से उसे लेस करना चाहते हो। जो लोग लेस करने का बात बोल रहे हो कि लेस कर दोगे, तो लेस अगर कर दोगे फिर इसका स्टॉक, इसका कॉस्ट जो यहाँ पर इंक्लूडेड है वो तो गलत शो करेगा ना। मान लो मैंने टोटल परचेस किया है, अब देखो मैंने टोटल परचेस किया है 90 रुपीज का। एक बार ओपनिंग स्टॉक हटा देते, सपोज क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मैंने सेल कर दिया है, मैंने सेल कर दिया, मान लो ये 10 into 9 करके था, ठीक है, 10 प्रोडक्ट था 9 रुपीज करके, मैंने 8 प्रोडक्ट बेच दिया 10 रुपीज करके, 80 रुपीज, ठीक है। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच जाना चाहिए, 2 स्टॉक बच जाएगा 9 रुपीज करके 18, यही तो होना चाहिए। तो ये 8 और ये 98, तो यहाँ पर कितना हो गया 98, और यहाँ पर 8 रुपीज का प्रॉफिट वो तो होगा ही, क्योंकि मैंने 8 स्टॉक बेच दिया है और एक एक में 1 रुपया करके प्रॉफिट कमाया है, तो 8 रुपया मुझे प्रॉफिट मिल गया। अब मान लो कि मैंने परचेस किया था 90 रुपीज से, सेल कर दिया है 8 into 10, वही वाला चीज दिखा रहा है 80 रुपीज का, ठीक है। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए 2, बट 1 स्टॉक है 9 रुपीज का, क्योंकि मेरा एक स्टॉक जल गया है, ठीक है, मेरा एक स्टॉक जल गया है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 9 रुपीज का। अब हम यहाँ पर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, अब यहाँ पर हम जीपी दिखा दे रहे, लेकिन प्रॉफिट तो उतने पे ही होगा जितना सेल हुआ है, उससे गोडाउन में स्टॉक जला बचा उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट मेरा होना चाहिए 8 into 1, 8 रुपीज। तो क्या ये वैलिड हो रहा है, इधर 98 आ रहा है, इधर देखो कितना आ रहा है 89, क्या वैलिड हो रहा है, कंसेप्ट को समझो, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा छोटा मोटा हो गया, जो भी हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा परचेज इतना है 90 रुपीज का, 10 यूनिट्स मैंने खरीदा है 9 रुपीज करके, 8 यूनिट्स बेच दिया है 10 रुपीज करके, मैंने 1 रुपया प्रॉफिट कमाया हर एक यूनिट पे, तो मेरा प्रॉफिट तो 8 into 1 8 रुपीज होना चाहिए। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 9 रुपीज का दिख रहा है, मैंने एक दिखाया है, और बाकी बोला है कि मेरा स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, एक स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है। तुम लोग बोल रहे हो मुझे लेस कर देना चाहिए, क्या लेस करने से ये सही आएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर थोड़ी ना बोला है कि मेरा स्टॉक जो डिस्ट्रॉय हो चुका है वो इसमें इंक्लूडेड है या नहीं, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। स्टॉक वैल्यू 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 10,000 का स्टॉक जल गया है, ठीक है, तो 10,000 का स्टॉक जल गया है मतलब इसमें से एक स्टॉक जला है, मैंने 10 खरीदा था 8 बेच दिया और उसमें से एक स्टॉक जल गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा 1 दिखा रहा होगा। तो अब मुझे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 8 शो हो, तो अगर 8 शो इधर होगा 98, तो इधर भी तो 98 आना चाहिए, तो इधर कितना कम हो रहा है बताओ, इधर कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है, ओ सॉरी 9 आई थिंक 9 कम हो रहा है, हाँ 9 कम हो रहा है। तो यहाँ पर कैसे 9 को एडजस्ट करें, उसको ऐड करके ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे वो क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे दिखाना पड़ेगा जो डिस्ट्रॉय हो गया। सपोज अगर डिस्ट्रॉय के बदले डैमेज क्लोजिंग स्टॉक होता तो वो भी तो हम दिखाते। क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक है, चाहे वो गुड हो, चाहे गुड कंडीशन में हो, चाहे फुल्ली डैमेज्ड हो, चाहे आधा डैमेज्ड हो। क्यों, देखो इसीलिए लॉजिकली, ताकि मेरा प्रॉफिट सही दिखे। अगर हम उसे ट्रीट ही नहीं करेंगे या फिर गलत कैसे भी ट्रीट करते तो वो मेरा प्रॉफिट शो नहीं करेगा। मैंने खरीदा था 10 स्टॉक, 8 बिक गया है, तो मुझे इधर 2 कैसे भी दिखाना है। वो क्लोजिंग स्टॉक चाहे कंडीशन उसका कुछ भी हो, चाहे वो सेलेबल कंडीशन में हो, चाहे वो डिस्ट्रॉयड हो गया हो, क्योंकि मुझे ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर मुझे ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पर उसे भी ट्रीट करना पड़ेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन था देखो कि स्टॉक बोल रहा है कि वैल्यूड जो 10,000 है, मतलब जितना भी हम लोगों ने खरीदा था, पहले से 10,000 का था, उसके बाद 1,60,000 का हम लोगों ने खरीदा था, लेकिन 1,60,000 में भी कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है, मतलब 10,000 प्लस 1,53,000 स्टॉक बनना चाहिए, है ना। ओवरऑल हमारा स्टॉक क्या बनना चाहिए, जब बिजनेस स्टार्ट हो गया 10,000 था और ये सब एडजस्ट करने के बाद 1,53,000, यानी 1,63,000 का टोटल स्टॉक हमारा हुआ। सॉरी, ये 1,63,000। लेकिन एक चीज देखो, जो परचेस करने पे तो कैरेज इनवर्ड वेजेस ये सब भी तो ऐड हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा स्टॉक का वैल्यू कितना है, 10,000, 1,53,000, 10 एंड 34 एंड 7, यहां तक हमारा स्टॉक का ही वैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रेट जो है वो स्टॉक लाने के लिए किया जाता है, तो एक्चुअली स्टॉक का वैल्यूएशन है यहां से यहां, अगर समझो तो देखो यहां से यहां पूरा ही होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और ये परचेस करने का परचेस रिलेटेड खर्चा है, परचेस एसोसिएटेड खर्चा है, सिर्फ ये रॉयल्टी और गैस एंड फ्यूल को छोड़ के। मैंने बताया भी था रॉयल्टी क्यों दिया जाता है, तो ये स्टॉक खरीदने के लिए नहीं है, किसी का नो हाउ फॉर्मूला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
यूज करने के लिए दिया जाता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का होता है। गैस एंड फ्यूल भी जो है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है। यहाँ बोला है मैन्युफैक्चरिंग, कुछ बोला नहीं है बनाने के लिए, तभी मैंने यहाँ दिया है। तो ये पूरा मेरा स्टॉक का वैल्यू है, ठीक है। उसमें से मेरा इतने का स्टॉक बिक गया है और इतना मेरा क्लोजिंग स्टॉक में। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये जो पूरा स्टॉक था ना, ये जो पूरा स्टॉक था, इसमें से 10,000 वाला स्टॉक मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो फिर वो मेरा जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया वो मुझे मेंशन कर दिया है, बट मुझे भी उसे क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से दिखाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे स्टॉक डिस्ट्रॉयड। और इसका सेकेंड ट्रीटमेंट कहां पर होगा? इसका सेकेंड ट्रीटमेंट भी होगा हमारा जो बैलेंस शीट में तुम लोग जहां क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे ना, वहां पर भी इसी तरह से 20,000 प्लस 10,000 करके तुम लोगों को लिखना चाहिए। तो 30,000 और एक एडजस्टमेंट भी होगा। अच्छा, अब उसके साथ साथ ये भी बताते हैं, अब इंश्योरेंस किया हुआ था स्टॉक के ऊपर, मुझे 6,000 का क्लेम मिल गया। अब बता सकते हो 6,000 कहां? क्योंकि एक चीज बता देते हैं, ये जो ट्रीटमेंट है एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो 3 जगह पे ही पुट होता है। ट्रेडिंग पे भी जाता है, पीएल पे भी जाता है और बैलेंस शीट में भी जाता है। ये ऐसा एक ट्रीटमेंट है, चाहो तो इसे मार्क कर लो कि ये 3 जगह पे ही जाएगा। ट्रेडिंग पे भी जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, अभी मैंने दिखा दिया। पीएल में भी जाता है और बैलेंस शीट में भी जाता है, तीनों जगह जाता है। नॉर्मली सारा चीज 2 जगह जाता है, ये 3 जगह जाएगा। ये एक लौता ट्रीटमेंट होता है। तो बता सकते हो मुझे 6,000 कहां जाएगा? 6,000 है क्या? तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, तो ये क्या है? अगर मान लो खुद का ही तुम्हारा इंश्योरेंस करवाया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस, बाई चांस भगवान न करे किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी से तुम लोग क्या करोगे? क्लेम मांगोगे ना। तो जब तक नहीं मिल रहा है उस क्लेम को हम लोग क्या बोलेंगे? जब तक नहीं दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी हमें, दे देने से रिसीव्ड, और जब तक नहीं दे रहा है देने के पहले तक उसे क्या बोलेंगे? रिसीवेबल। हाँ, वो एसेट होता, रिसीवेबल, ठीक है। कोई भी चीज अगर रिसीवेबल है तो वो करंट एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग करंट एसेट में लिखेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट में जाएगा 6,000, ठीक है। 6,000 बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं दिखा सकते बिकॉज हम लोग ट्रेडिंग बना रहे हैं। 6,000 बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे हक का है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, रिसीव्ड नहीं है। देखो हम लोगों ने क्लेम्ड किया है, मतलब क्या होता है ना, एक प्रोसीड्योर होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें घर पे आके पैसा देके जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस लोग के पीछे भागना पड़ता है, जाके पहले बोलना पड़ता है ये देखो मेरा ये सब डॉक्यूमेंट्स करवाया हुआ है, मैंने इंश्योरेंस करवाया, मैंने प्रीमियम भरा है, सारा चीज चेकिंग होगा, वैल्यूएशन किया जाएगा स्टॉक का कि हाँ सच में क्या सही तो बोल रहे हो। 10,000 ट्रेडर बोल दिया थोड़ी ना इंश्योरेंस कंपनी मान लेगा, पागल थोड़ी ना है। वो आके खुद टेस्ट करेगा, खुद चेक करेगा, उसके बाद वो उसे अगर लगेगा कि हाँ सही हो रहा है तभी जाके वो क्लेम देगा, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो यहाँ पर एक प्रोसीड्यूर होता है, तो हमेशा ये रिसीवेबल रहता है, धीरे धीरे रिसीव्ड हालत में आता है। तो जब तक ये रिसीवेबल कंडीशन में है ये हमारा करंट एसेट में जाएगा एज ए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अब इन दोनों का एक गैप दिख रहा होगा तुम लोगों को कि 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 हमें मिल गया, इंश्योरेंस करवाया हुआ था, फिर भी तो लॉस हुआ ना, फिर भी तो थोड़ा बहुत तो लॉस हुआ इंश्योरेंस करवा के भी। बताओ कितने का लॉस हुआ? 4,000। 4,000। अब ये कहाँ जाना चाहिए? लॉस बताया मैंने, और मैंने बताया भी ये 3 जगह पे जाता है। तो बताओ 2 जगह तो हम लोगों ने ऑलरेडी पीएल कंप्लीट। में पीएल में लॉस, हाँ लॉस पीएल में लॉस बाय फायर करके, डिस्ट्रॉय बाय हाँ, फायर। टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, या फिर लॉस बाय फायर, कुछ भी लिख सकते हो। ये पीएल में जाएगा, और पीएल भी नहीं बना रहे तो हम नहीं यहाँ पर लिख रहे, तो मैंने ये बताया कहाँ कहाँ जाएगा। ये 2 जगह बता दिया, ये 3 जगह जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, गुड्स परचेस्ड किया था हम लोगों ने जो 6,000 वाला, वो अभी तक स्टॉक अभी तक आके नहीं पहुंचा है, स्टील इन ट्रांजिट है। अब इसका भी 2 जगह ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक जगह ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है कि परचेस तो किया है, आके पहुंचा नहीं है, कोई बात नहीं, इनवॉइस तो रेज हुआ होगा, तो हम लोगों को उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो और एक ठो कहाँ पर जाना चाहिए, और एक कहाँ पर जाएगा? तो अभी तक स्टॉक आके नहीं पहुंचा है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर अलग से दिखाया है। देखो अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पर जीआईटी अलग से दिखाया है।
तो जैसे कि हम बोल रहे थे, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो कहाँ से बन सकता है? वो ओपनिंग स्टॉक और जो परचेस किया उससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है। तो परचेस में जो है वो तो क्लोजिंग स्टॉक में आ ही गया होगा, लेकिन परचेस में जो एडजस्टमेंट हुआ, जैसे रिटर्न आउटवर्ड हो गया, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने 10,000 का तो रिटर्न ही कर दिया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बन सकता है। ड्रॉइंग्स जो हो चुका है वो भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बन सकता है। लेकिन जो गुड्स इन ट्रांजिट में है, क्या वो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा? क्योंकि वो तो सेल तो नहीं बन सकता है, फिर वो कहां पर जाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट में जो है वो सेल तो नहीं हो सकता है, बट वो क्या बन सकता है फ्यूचर में? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वो कभी भी देखो सेल नहीं हो सकता है। जो ट्रांजिट में है, मतलब आने वाला है, मेरे गोडाउन में नहीं पहुंचा है, तो वो सेल तो नहीं हो सकता है। अगर सेल हो भी जाए, ठीक है, अगर मेरा गुड्स आ रहा है, मैंने सेल कर दिया किसी को, मतलब इनवॉइस रेज कर दिया, फिजिकली नहीं पहुंचा है, वो जब तक ना मेंशन करे हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि स्टॉक हम लोगों ने खरीदा था बट आके नहीं पहुंचा है, जिसका अलग से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया, बिकॉज ये अकाउंटिंग एंट्री किया हुआ नहीं था, तो परचेस में इंक्लूडेड नहीं था, तो मैंने इंक्लूड किया है, बिकॉज वो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि इंक्लूडेड नहीं था, तो फिर ये क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? जीआईटी। जीआईटी यहीं पर फिर से आ जाएगा, इसका दो ट्रीटमेंट, ये भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। गुड्स इन ट्रांजिट जो है ट्रेडिंग में ही दो बार आता है, एक बार वो परचेस में ऐड हो जाएगा और एक बार हमारा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बन गया 36,000। अच्छा, तो नेक्स्ट देखो, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन यूज, ये परचेस से लेस हुआ, एज वेल एज मैंने फिर बताया कि ये कैपिटल से भी लेस होता है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये मैंने वेजेस में ऐड किया, इसके अलावा ये कहाँ जाएगा? क्योंकि हर एक डेटा दो बार जाता है, बताओ आउटस्टैंडिंग वेजेस और कहाँ बैलेंस जाएगा? शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। और फ्रेट जो एडवांस है, एसेट साइड, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हाँ एसेट। हाँ हाँ, Asset, बैलेंस शीट asset. में एसेट साइड में जाएगा, करंट एसेट, ठीक है, ये करंट एसेट हो जाएगा। बस, तो इतना सा ही था, लेकिन बहुत सारा एडजस्टमेंट एक ही सम्स में दिया हुआ था, तो बस इसका टोटल कर लेते। 2,84,000 एंड 36, ये हो गया 4 6 10, 3,20,000, 3,20,000। अच्छा, इधर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ये देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 10,000, 10,000, 20, 20 और 1,53, 1,73 और 1,73, और ये हो गया 7 8 9, कितना हो रहा है एक बार थोड़ा टोटल करो तो, कैलकुलेटर नहीं ला। 10,000, 1,53, 1,63, 20, 54, 98,000 98,000 प्रॉफिट ना? PL, 90, प्रॉफिट। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट 98,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर टू पीएल, ये पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट था, इसे अच्छी तरह से हम लोग समझ लिए हैं, और तुम लोग को इसे कंसेप्ट वाइज समझना है, फिर एक बार खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पीएल में क्या क्या जाता है। द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या क्या रह सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस यानी हमारा जो नेट प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है वो वाला अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब बिजनेस को मेंटेन करने का जो खर्चा है ना। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो पैसा लेके प्रोप्राइटर घर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कि बेच दिया, बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट लेके घर चला जाएगा, कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना। सेल करके जो प्रॉफिट हुआ वो लेके घर नहीं जा सकता, क्योंकि बिजनेस को मेंटेन करने का एक खर्चा तो होता ही है। प्रिंटिंग, पोस्टेज, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट अगर कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है, कमीशन हो सकता है, अगर रेंट में कुछ बिल्डिंग वगैरह, कुछ रूम वगैरह लिया हुआ है तो रेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज तो एक बिजनेस करने के लिए इनकट करना ही पड़ता है, क्योंकि देखो कुछ बोलते हैं ना, कुछ दिए बिना, जैसे तुम लोग भी अगर एडुकेशन में अपनी पढ़ाई में टाइम नहीं दोगे तो तुम लोग को जो जितना टाइम देगा, जो जितना कंसेप्ट वाइज समझेगा, उसको उस तरह से ही रिटर्न मिलेगा। हर चीज में वैसे ही होता है कि कुछ तो हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे स्टूडेंट के लिए टाइम हो जाए और बाकी लोगों के लिए मनी, सबके लिए मनी तो होता ही है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम मैंडेटरी होता है। तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ
सेल्स क्या क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब हम लोग जो सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट, ठीक है। दिस टर्म्स रेफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि 100 रुपीज का गुड्स मैंने 110 में बेचा, तो 100 इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और 110 इज माई सेल्स वैल्यू, इट इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। द गुड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड और कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद गुड्स, मतलब या तो हम लोग मैन्युफैक्चर्ड करके सेल कर सकते हैं या तो किसी से खरीद के उस पर प्रॉफिट लगा के सेल कर सकते, वही चीज बता रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है अदर एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या आता है यहाँ पर, लेकिन पीएल में इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स या फिर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब सेल करवाने का खर्चा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चर जब होता है पहले रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें ऐड हो जाता है, फिर डायरेक्ट वेजेस ऐड हो जाता है, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है, फिर फैक्ट्री के बाद सेलिंग एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली पीएल जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल होता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा होता है, जैसे कि सैलरी, इसलिए देखो सैलरी ट्रेडिंग में नहीं लिखा जाता है, सैलरी लिखा जाता है हमारा पीएल में, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब है गुड्स को खरीदने से लेके सेलेबल कंडीशन में लाने तक का खर्चा ट्रेडिंग में लिखा जाता है। अब गुड्स को बिकवाने का भी तो एक टेक्निक होता है ना, ऐसा नहीं गोडाउन में रख दिए बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसे एडवर्टाइज करवाओ, अब उस बाकी जो बिजनेस में खर्चा हो रहा है उसका भी एक हिसाब रखना पड़ता है, अकाउंटेंट रख रहे हो या खुद से कर रहे हो, कुछ भी हो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब गुड्स को बिकवाने का खर्चा जो होता है वो पीएल में आता है। अदर एक्सपेंसेस में देखो ऑल एक्सपेंसेस which are not directly related to main business activity will be reflected in the PL, मतलब जो मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि देखो these are mainly in the, ये देखो मैंने बताया ना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब ये इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम एक अकाउंटेंट नहीं रखोगे तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते, ये गलत बात है, लेकिन हाँ अगर रखोगे, अगर तुम्हारा कैपेबिलिटी है तो तुम रख सकते हो, तुम्हारा बिजनेस अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हालत में चलेगा। एग्जाम्पल्स आर सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ठीक है, सेल्समैन कमीशन। अगर मान लो एक बिजनेसमैन सब कुछ कर सकता है, अगर तुम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो तो तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है कि तुम ऑफिस स्टाफ रखो, तुम सेल्स का काम भी मतलब तुम फाइनेंस वाला काम भी खुद कर रहे हो, तुम सेल्समैन का भी काम कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है, अगर किसी के पास ज्यादा कैपिटल ना हो तो उसे सारा चीज करना पड़ता है। कस्टमर आया तो ऐसे सेल्समैन भी बन जाओ और फिर उसी कस्टमर का हिसाब भी लिखो, तो ये सारा चीज बिजनेसमैन को हैबिट है, कर सकता है, इसीलिए इसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो एक अकाउंटेंट रखेगा, एक सेल्समैन रखेगा, कुछ इंश्योरेंस वगैरह। अब तुम बोलोगे हम अपना स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, तो फुल्ली अप टू यू, मत करवाओ। अगर कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं करवाना चाहते हो तो मत करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हो, इसीलिए तो अदर एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर कैपेबिलिटी है तो करवाओ, क्लेम मिलेगा तो लॉस कम होगा ना, ये तो लॉजिक है। इसीलिए लीगल चार्जेस, कुछ भी लीगल काम कर रहे हो तो उसमें लीगल चार्जेस, कुछ मान लो लैंड वगैरह खरीद रहे हो या फिर कुछ एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हो तो लीगल चार्जेस। ऑडिट फीस, ठीक है, ऑडिटर से अगर ऑडिट करवा रहे हो, मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, कंपनी के लिए होता है, और कुछ और रूल्स रेगुलेशंस है उसमें मैंडेटरी होता है, तो ऑडिट फीस अगर है तो वो पे करना पड़ेगा। ये भी अदर एक्सपेंस है, ऐसा नहीं कि ऑडिट नहीं करवाओगे तो बिजनेस नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट, अब तुम बोलोगे नहीं मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाना है, मेरा प्रोडक्ट ऐसे ही बिकेगा, इतना अच्छा है, हो सकता है, मत करवाओ। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेप्ट एटसेट्रा। अब बैड डेप्ट तो हो सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते नहीं होगा, हाँ हो सकता है। अगर कुछ बिजनेसमैन मैंने देखा है मेरे लोकेलिटी में, एक ही बिजनेसमैन ऐसे देखा, वो हमेशा लिख देता है कि उधार मांग के मतलब शर्मिंदा मत कीजिए, ठीक है, वो कैश छोड़ के काम ही नहीं करता है, तो मुझे लगता है उनका बैड डेप्ट है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कैश छोड़ के काम ही नहीं करते। कैश पहले लाए हो तो चीज देखो, नहीं तो चले जाओ, लेकिन ऐसा तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगा। तो बैड डेप्ट, इट विल ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो बाई चांस तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर है वो। इंटरेस्ट एंड प्रोविजंस जैसे डेटर के ऊपर हम लोग प्रोविजन कर सकते हैं कि अगर हमें लगे कि हमारा कुछ डेटर जो है वो कुछ मतलब अगर हमें सर्टेनिटी नहीं है, अगर हमें डाउट है कि इनसे पैसा नहीं रिकवर हो सकता है, इन सारे डेटर के ऊपर हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी पीएल के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। स्टूडेंट शुड बी केयरफुल टू इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंस एज वेल एज, मतलब यहाँ पर एक्रूड एक्सपेंसेस भी हमें ऐड करना, जैसे वेजेस में आउटस्टैंडिंग था, फ्रेट में एडवांस था, उसी तरह से यहाँ पर भी वही ट्रीटमेंट होगा। एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, अभी हम लोगों ने देखा था स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दिस इज आल्सो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब होता है
कि जो हम लोगों ने सोचा था, मतलब अकाउंट्स में एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है पता है? अकाउंट्स में एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि हम लोग जिसे कंट्रोल कर सकते थे बट हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया। जैसे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर हम लोग इसका कुछ प्रिकॉशन रखते तो हो सकता है कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर नहीं होता। या फिर मान लो स्टॉक स्टोलन, तो हो सकता है अगर हम लोग कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते तो चोरी नहीं होता। तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, बाय एक्सीडेंट जो हो जाता है। और नॉर्मल लॉस का मतलब जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि तेल थोड़ा बहुत तो लीकेज होगा ही। अगर कुछ कोई मतलब कांच की चीज का बिजनेस कर रहे हो, ग्लास वगैरह, तो वो थोड़ा बहुत टूट सकता है। कुछ पेरिसेबल गुड्स यूज कर रहे हो, जैसे कि फ्लावर वगैरह का बिजनेस कर रहे हो, या फिर फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो थोड़ा बहुत खराब होगा ही, क्योंकि वो गुड्स का इनहेरेंट नेचर है। तो इस तरह के लॉस को बोला जाता है नॉर्मल लॉस, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो गॉड ने बनाया है, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस मतलब जो हम लोग चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे अभी हम लोगों ने देखा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसका 4000 का जो लॉस है वो हम लोगों ने दिखाया क्योंकि इंश्योरेंस किया हुआ था। अगर इंश्योरेंस नहीं किया हुआ होता पूरा 10,000 ही दिखाना पड़ता। इट इंक्लूड्स स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, goods lost in transit. The following item will appear in credit side of the profit and loss account. अब क्रेडिट साइड में क्या आता है? रेवेन्यू इनकम आता है, ठीक है। क्रेडिट साइड मतलब इनकम एंड गेन्स, ऐसा चीज ही आएगा, क्योंकि हमें पता है ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो these incomes arise in ordinary course of business which includes these incomes arise in the ordinary course of business which includes commission receipt, discount receipt, मतलब other than sale, ठीक है। जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उससे नहीं होगा, जो सेल होता है वो हमेशा वो ट्रेडिंग में ही दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर हमारा कोई भी तरह का इनकम है, जैसे कमीशन मिल गया, कुछ डिस्काउंट मिल गया क्रेडिटर से, तो वो हम लोग दिखाएंगे पीएल के क्रेडिट साइड में। अच्छा, इसके अलावा अदर इनकम में देखो क्या क्या है। The business will generate income other than from its main activity. These are purely incidental. It will include item like interest receipt. मान लो किसी को लोन दिए थे, लेकिन लोन देना हमारा काम नहीं है, हम लोग बैंक नहीं है, ठीक है। लोन देना मेरा डे टू डे का एक्टिविटी नहीं है। अगर बैंक लोन देता है तो वो बैंक का मेन एक्टिविटी है। लेकिन अगर मान लो हम एक ट्रेडर है, ठीक है, मेरा ग्रोसरी शॉप है, अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, मेरे पास पैसा है, कोई मांग रहा है, हम बोले ठीक है हम दे देंगे लेकिन मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो दिस इज माई क्या हो जाएगा, दिस इज माई साइड एक्टिविटी, नॉट मेन एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव, मैंने किसी के शेयर में, किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा के रखा है, डिविडेंड बांट रही है कंपनी, मुझे भी मिल गया, तो ये हो गया मेरा अदर इनकम। द एंड रिजल्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड ओवर टू द नेक्स्ट कंपोनेंट एंड द नेट रिजल्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट। बोल रहा है कि पीएल से जो हमारा बैलेंस मिलेगा, जो कंपोनेंट आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो नेट रिजल्ट हो जाएगा, वही मेरा नेट प्रॉफिट, और वो ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में एज एडिशन इन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल में वो ऐड होता है, कुछ लोन वगैरह में नहीं होता है। ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, दैट इज कैपिटल। मतलब एक लोन फंड होता है, एक ओन फंड होता है। ओन फंड मतलब ओनर्स इक्विटी। द प्रॉफिट्स एक्चुअली बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि प्रॉफिट किसने कमाया है, जो ओनर है बिजनेस का, उसने मेहनत से कमाया है, तो उसके पास उसके कैपिटल में ऐड हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई कंपनी है, हम लोग तो ट्रेडर पढ़ रहे हैं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप। इन केस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर द ओनरशिप इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर मेनली जो होता है कंपनी में पैसा लगाता है, और उन लोगों को ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी बोला जाता है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स जब पढ़ोगे तो देखना, तो कंपनी का जो ओनरशिप है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक जन ओनर नहीं होता है, बहुत, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर है सारे के सारे ओनर है। द प्रॉफिट फिगर इज सेपरेटली शोन इन द बैलेंस शीट। तो उस केस में कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, वहां पर सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ नहीं होता है, कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि बिलोंग्स टू एनी वन नहीं होता है, कोई एक इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करता है। प्रॉफिट सारे के सारे ओनर्स को बिलोंग करता है, इसलिए उसे सेपरेटली बैलेंस शीट में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर एक शो किया गया है, क्या क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस सैलरी, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब जो हम लोग फिक्स्ड एसेट यूज करते हैं उसको मेंटेन करने का खर्चा होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। और उसके बाद यहाँ पर है ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, डिलीवरी वैन अगर कुछ यूज कर रहे हैं उसका खर्चा, बैड डेप्ट अगर कुछ हो रहा है, डेप्रिसिएशन जो लग रहा है उस डिलीवरी वैन पे वो, फाइनेंशियल
टाइप का एक्सपेंस हो सकता है। बैंक चार्जेस, अगर कुछ हम लोग बैंक का कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे ड्राफ्ट बना लिया तो उसमें एक खर्चा लग जाता है। कुछ कभी कभी पैसा वैसा ट्रांसफर ज्यादा अमाउंट में करने से भी बैंक अपना चार्ज काटता है। एटीएम वगैरह यूज करते हैं, बैंक चार्ज काटता है ईयरली, एक वो हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम लोगों ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कुछ एग्जांपल्स, ये सारा चीज दिया हुआ है। इनकम साइड में देख लो, अदर इनकम में क्या क्या आएगा, जैसे इंटरेस्ट मिल गया, किसी को लोन दिया था तो इंटरेस्ट मिल सकता है, कमीशन मिल गया, एसेट बेच के लॉस की जगह प्रॉफिट हो गया तो भी वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर रेंट, अगर हम लोगों ने किसी को दे के रखा है, सपोज एक्स्ट्रा हमारे पास बिल्डिंग वगैरह है तो हम लोगों ने रेंट दे के रखा है तो रेंट आ रहा है, तो ये भी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ रेंट से ही हमारा इनकम होता है ये बात नहीं है, हमारा बिजनेस कुछ मेन एक्टिविटी कुछ और है, लेकिन घर खाली पड़ा था तो रेंट दे दिया, तो रेंट रिसीव्ड इज माय इनडायरेक्ट इनकम। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 7, जिससे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रेजेंटेड बाय श्री तीर्थंकर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 22,000, सैलरी 10,000, कमीशन, ये ब्रैकेट में क्रेडिट दिया हुआ है। इसका मतलब बता सकते हो ब्रैकेट में क्रेडिट का मतलब क्या है? वो क्रेडिट साइड जाएगा। रिसीवेबल मैम, हाँ रिसीवेबल मतलब मुझे ये कमीशन मिलने वाला है, पे नहीं करना है। क्रेडिट मतलब मेरा टू कमीशन है, ठीक है। टू कमीशन मतलब मुझे मिलेगा, ठीक है, टू कमीशन। अच्छा, इंश्योरेंस 8,000, इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब फिर से इंटरेस्ट मिलेगा यानी क्रेडिट साइड में जाएगा। रिसीवेबल है। बैड डेप्ट लॉस होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये लॉस नहीं होता है, ये चार्ज अगेंस्ट पीएल होता है। प्रोविजन करना मतलब फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है उसे सोच के अभी से अगर हम लोग कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट सोच सकते हैं, ऐसा अमाउंट जिसे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोविजन, ठीक है। सन्ड्री डेटर, ये डेटर का अमाउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हुआ है 2,000, रिसिप्ट बोला है, ठीक है, यानी पैसा मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी 80,000, एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, रेंट 11 मंथ्स का दिया हुआ है। अच्छा आगे देखते हैं और क्या है। Interest due but not received 2,000, prepaid insurance 2,000, depreciate plant and machinery at the rate 10% per annum, further bad debt amounted to 2,000, and make provision for bad debt at the rate of 5% on sundry debtor, commission received in advance amounted to 2,000। अच्छा बस आगे कुछ नहीं है। तो ये सारा चीज हमें पीएल में शो करवाना है। तो चलो पीएल हम लोग बनाते हैं और हम पूछेंगे तुम लोगों से कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर एडजस्टमेंट है तो हमें उससे दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। अच्छा उसके बाद बोला है रेंट का कोई एडजस्टमेंट था, मुझे याद आ रहा है रेंट का एक एडजस्टमेंट, यही देखो यहाँ मिल गया 11 मंथ्स। तो बताओ अकाउंटिंग पीरियड कितने दिन का होता है? 12 मंथ्स का होता है, लेकिन मैंने रेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि रेंट पेड किया हुआ है 11 मंथ्स का, यानी 1 मंथ का बाकी है। तो हमें तो 12 मंथ्स का ही दिखाना पड़ेगा ना, चाहे हम लोग पे करें या ना करें, यानी हम लोगों ने नहीं किया, पे कर देना चाहिए था। आउटस्टैंडिंग रह गया कितने दिन का? 1 मंथ का, साफ साफ बता दिया 11 मंथ्स का दिया हुआ है। तुम लोग मुझे अमाउंट बताओ। अब ये रेंट में देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं है डेबिट है कि क्रेडिट है, लेकिन यहाँ बोला ना रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, तो हम लोग समझ गए कि ये एक्सपेंस है, पेड बोल रहा है। तो बताओ कितना होना चाहिए? वैसे तो रेंट दिया हुआ है 22,000, ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ। 2,000 करेक्ट, कैसे आया? 22,000 फॉर 11 मंथ्स है, 22,000 फॉर 11 मंथ्स, देन पर मंथ कितना हो जाएगा? 2,000 पर मंथ 2,000, तो फिर कितना बाकी रह गया? 1 मंथ का बाकी है, तो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 2,000। कैसे समझे? फिर से देख लो, 22,000 रेंट पे किया है हम लोगों ने, ये लेजर से मिला हुआ है, ठीक है, ये सारा बैलेंस
है, ऊपर लिखा हुआ नहीं है, तो रेंट जो है वो 11 मंथ्स का पे किया हुआ है, तो 11 मंथ्स का 22,000 फॉर 11 मंथ्स, देन फॉर 1 मंथ 2,000, बट हमारा पूरा अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है, तो फिर एक महीने का बाकी रखा होगा हम लोगों ने, तो फिर 24,000 यहाँ पर हमारा रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, यानी सैलरी के आगे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता चल गया कि सैलरी भी हमारा खर्चा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है 4,000, तो सेम ट्रीटमेंट होगा टू सैलरीज 10,000 एड आउटस्टैंडिंग 4,000 14,000, और ये रेंट और ये सैलरी, इसका और एक ट्रीटमेंट कहाँ होगा पता है? रेंट जो है वो बैलेंस शीट के कहाँ पर चला जाएगा? ये दोनों चीजें करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, है ना, करंट लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि रेंट खर्चा था नहीं दिया बाकी रख दिया, सैलरी भी खर्चा था नहीं दिया बाकी रख दिया। अच्छा, कमीशन क्रेडिट, तो बाई कमीशन, कमीशन है क्रेडिट 12,000। अब हमें देखना है कि इसका कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, शायद है, लगभग सारे का ही एडजस्टमेंट है। तो कमीशन देखो क्या बोला है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस ले लिया है अभी, मतलब एडवांस मिल गया है, लेकिन वो इस अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तभी ना एडवांस बोला है हम लोगों ने, तो एडवांस है तो माइनस कर देंगे, मतलब हो सकता है कि 11, जैसे ये 11 मंथ का था, ये हो सकता है 12 13 कुछ भी हो, यहाँ पर तो हमें एग्जैक्टली बताया नहीं कि पर मंथ का कितना है, तो ऑब्वियसली मोर देन 12 मंथ्स है, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा, तो एडवांस हटा दिया 10,000। इसका और एक बार एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ पर लिखेंगे? एडवांस हम लोगों ने रिसीव किया है, बताओ करंट लाइबिलिटी होगा, इसे एसेट मत सोचो, एडवांस है मतलब एसेट है ऐसा बात नहीं है, मुझे कमीशन मिलना चाहिए था 12 मंथ्स का, मुझे मिल गया उससे ज्यादा का, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है, मेरा कमीशन इनकम था, मुझे इनकम पहले से ही मिल गया, मैंने सर्विस दिया ही नहीं, इसीलिए वो मेरा लाइबिलिटी होगा। तो आउटस्टैंडिंग होने से ही लाइबिलिटी, एडवांस होने से ही एसेट, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस 8,000, अच्छा खर्चा है कि नहीं देख लेते हैं नीचे। इंश्योरेंस यहाँ पर बताया है, इंश्योरेंस प्रीपेड किया हुआ है 2,000, तो प्रीपेड तो ये खर्चा ही है, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 8,000, और प्रीपेड मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने का टाइम नहीं आया, हम लोगों ने भर दिया है, 2,000 हम लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया है, जो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है, लेस करेंगे, लेकिन बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, मतलब ये फाइनल अकाउंट, करंट हाँ एसेट, हाँ, क्योंकि मेरे लिए ये एसेट है, है। हाँ करंट एसेट में चला जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इंटरेस्ट, ये क्रेडिट है, तो बाई इंटरेस्ट पहले लिखेंगे, इंटरेस्ट ये है 6,000, देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव 2,000, मतलब इंटरेस्ट मेरा इनकम है, ड्यू तो हो गया है बट मुझे अभी तक नहीं मिला है, यानी रिसीवेबल हालत में है, तो ऐड करेंगे एक्रूड बोल के, एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,000। अब बताओ ये किधर जाएगा, करेंट एसेट या करेंट लाइबिलिटी? बैलेंस शीट में, हेलो मैम एक बार और बोलिए। एक्रूड इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट इनकम है 6,000, और मेरा इंटरेस्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मिल जाना चाहिए था, ड्यू हो गया है मतलब टाइम हो गया है, बट रिसीव्ड नहीं हुआ है, मतलब मान लो बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट पे, तो तुम्हारा आज के डेट पे मिलना चाहिए था 25 तारीख को, लेकिन नहीं मिला है, मतलब ड्यू हो गया है, हर महीने के 25 तारीख को मिलता है, ड्यू हो गया बट नहीं मिला है, इस महीने अभी तक नहीं आया, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है, तुम्हें पता है अभी नहीं मिला है, एक्रू तो हो गया है, ड्यू तो हो गया, मुझे मिलेगा, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये मेरा जो है ये मेरा एसेट है, मेरा इनकम है, मुझे अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, हाँ ये एसेट है, तुम लोग को सोचना है इनकम है या एक्सपेंस है, और मिला नहीं, जैसे ये कमीशन, ये एडवांस, एडवांस मिल गया है तुम्हें, मतलब मान लो बैंक तुम्हें जैन फेब मार्च, ऐसा होता नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो फरवरी मार्च अप्रैल तीनों महीने का अभी से दे दिया, तो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कमीशन अगर मान लो बैंक दे रहा है तो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, तो ऐसा होता नहीं है, कम होता है, बैंक तो नहीं देगा, ठीक है, बाकी केसेस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट मेरा इनकम था, मुझे मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है, तो ये मेरा करंट एसेट में जाएगा।
अच्छा, उसके बाद है बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट तो मेरा क्या होता है, लॉस होता है। तो बैड डेप्ट 2000, बैड डेप्ट का भी एडजस्टमेंट था। देखो फर्दर बैड डेप्ट 2000 मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी बैड डेप्ट हुआ है 2000, या तो लिख दो टू फर्दर बैड डेप्ट या फिर ऐसे ऐड कर दो फर्दर बैड डेप्ट, तो 4000। ये फर्दर बैड डेप्ट जो है ना, ये डेटर से लेस होता है बैलेंस शीट में, ये डेटर से लेस होता है। बैड डेप्ट मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेप्ट रहेगा ना, वो डेटर से लेस नहीं होता है, वो ऑलरेडी लेस मतलब चार्ज करके ही डेटर का बैलेंस आता है। लेकिन ये फर्दर बैड डेप्ट जब हमारा फर्दर तभी बोला जा रहा है, मतलब बैड डेप्ट हुआ था उसके बाद बैड डेप्ट, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर फिर से बैड डेप्ट होता है तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा। एक तो पीएल में जाएगा बैड डेप्ट, हम लोग इंक्रीज करके दिखाएंगे कि बैड डेप्ट और भी बढ़ गया, और एक ये जो जाएगा बैलेंस शीट में डेटर के साथ ये लेस हो जाएगा, डेटर से ये लेस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये 1/4/2012 का है, यानी ओपनिंग प्रोविजन है, तो इसे हम लोग इधर लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 4000। अब बहुत जन इससे एडजस्टमेंट करते हैं, न्यू वाले को इधर भी लिख सकते हैं, मतलब ये ओल्ड प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, इसीलिए देखो 1/4/2012 4000 है। सन्ड्री डेटर, डेटर कहां पर बैठेगा, क्या पीएल में लिख दे सन्ड्री डेटर, कहां लिखना चाहिए, बैलेंस शीट बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। डेटर करेंट एसेट होता है, ये यहाँ पर तो डायरेक्टली आएगा नहीं, तो ये दिया हुआ है एडजस्टमेंट के लिए। देखो ये क्यों दिया हुआ है, देखोगे ये देखो नीचे दिया हुआ है ना हमारा फर्दर बैड डेप्ट, अभी मैंने बताया डेटर से लेस होता है और हमें प्रोविजन करना है 5%, तो उसके लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं, यहाँ बैलेंस शीट का एक थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखो सन्ड्री डेटर ऐसे लिखना चाहिए था हमें, अगर बैलेंस शीट बोल दिया जाता तो सन्ड्री डेटर कितना था, सन्ड्री डेटर है 40,000, सन्ड्री डेटर 40,000, पहले हम लोग लेस कर देते फर्दर बैड डेप्ट, नॉट बैड डेप्ट, ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट है तो कंफ्यूज मत हो जाओ। बचा कितना 38,000, फिर इससे क्या लेस करेंगे प्रोविजन, पहले बैड डेप्ट मतलब कंफर्म्ड, ये पैसा कभी नहीं मिल सकता है। प्रोविजन कर रहे हैं मतलब एक एस्टिमेशन कर रहे हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से बिजनेस का, कि हाँ हमारा इतना पैसा जो है, ये इतना डेटर हमारा हो सकता है कि बैड डेप्ट हो जाए, क्योंकि बिजनेस में ये सब नॉर्मल बात है, कुछ गुड डेटर होते हैं कुछ बैड डेटर होते हैं, मैक्सिमम गुड होते हैं, ठीक है। तो 5% बैड डेटर, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5%। अब इस पे 5% लगाओ, 38,000 पे 5% कितना होगा, 1900 1900। अच्छा 1900 हो गया। तो ये जो प्रोविजन किया, जैसे प्रोविजन क्रिएट करते, कहाँ से क्रिएट करते, प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम लोग अपने प्रॉफिट से, ठीक है, कि मुझे लगता है कि मेरा 40,000 में 2,000 मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरा कंफर्म्ड हो गया, यानी मुझे मार्केट से 38,000 पैसा रिकवर हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट है कि 1900 मुझे मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, डाउट है, कंफर्म नहीं है, डाउट है। तो इसके लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। प्रोविजन का मतलब होता है एक एस्टिमेटेड अमाउंट जिसको हम लोग मॉनिटरी वैल्यू में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू आवर पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने सोचा कि 100 रुपीज में 5 रुपीज नहीं मिलेगा, 5% का मतलब, यानी मेरा अगर टोटल 100 रुपीज का डेटर है, 5 नहीं मिलेगा यानी 95 मिलेगा, ये डाउटफुल है, डाउटफुल है बट कंफर्म्ड नहीं है, तो हम अपना प्रॉफिट को 5 रुपीज से कम दिखाना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे 5 रुपीज कम दिखाना है तो ये मेरा प्रॉफिट में चार्ज करना पड़ेगा मुझे, तो ये हम लोग लिखेंगे इधर, ठीक है। नया प्रॉफिट, नया प्रोविजन कर रहे हैं तो पीएल डेबिट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है, पीबीडीडी जिसे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1900। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी लेस करके दिखाते हैं, क्योंकि ये ओल्ड है, न्यू हमें इतना करना है, ठीक है, तो यहाँ से भी लेस करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक हम लोग न्यू को इधर लिखेंगे, ठीक है, हमेशा, क्योंकि प्रॉफिट इस बार कम हो रहा है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट कम करके आया हुआ बैलेंस है, ठीक है। तो ये एक ओल्ड जो रहेगा वो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। और मैंने दो ट्रीटमेंट दिखा दिया बैलेंस शीट में कैसे होगा। डिस्काउंट रिसिप्ट बोला है 2000, तो बाई डिस्काउंट रिसिप्ट
बाय डिस्काउंट रिसिप्ट 2000, ठीक है, डिस्काउंट रिसिप्ट 2000, और इसका कोई भी एडजस्टमेंट मुझे नहीं लग रहा है, नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, अब लास्ट जो है वो है डिप्रिशिएशन वाला, बस और कुछ नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 80,000, तो प्लांट मशीनरी कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। 80,000 पे 10% यानी 8,000। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो 1 लाख, ये 10,000, ये हो गया 10, 10, 20, 24, 1,24,000। 1,24,000 ही हो रहा है ना? 1,10,000, 8,000, 4,000, 2,000, 1,24,000। अच्छा, 1,24,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। एक बार थोड़ा बैलेंस कर दोगे कोई? देखो तो कितना आ रहा है। 24 एंड 14, 38, 38 और ये 10 हो गया। 38 और 10, 48, 48 और 8, मैम सही है, 56। मैम सही है। हाँ, कितना आ रहा है? 49,000, 49,000। उसके बाद माइनस करके बता दो। ये हो गया 10, 10, 20। मैम नेट नेट प्रॉफिट बता रहा है, नेट नेट प्रॉफिट बता रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? 49,000, 49,000। 49,000, लेकिन आंसर तो 66,100 है। फिर एक बार ठीक से देखो। यस मैम 66,100। 66,100 আসছে? यस मैम। अच्छा, तो विश्वजीत गलत कर दिए होगा। देखो 66,100। और अगर कोई इस प्रोविजन को इधर से लेस करके लिखोगे तो फिर इसका टोटल अलग आएगा, ठीक है, लेकिन आंसर यही वाला आएगा। ये ट्रांसफर टू कैपिटल मैंने दिखाया। तो ये नेट प्रॉफिट हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तुम लोग कर पाओ तो ट्राई करना। ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। ये पार्टनरशिप रिलेटेड है, थोड़ा सा ऐसे ही कि पीएल एप्रो किस तरह से बनता है। हम एक बार एक कंसेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं, तुम लोग आई होप कर पाओगे, ठीक है। पीएल एप्रो क्या होता है वो हम बता देते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के साथ आ जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो पीएल बना रहे हो वो पार्टनरशिप में भी नॉर्मल वैसे ही पीएल बनता है, वैसे ही ट्रेडिंग बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है पार्टनर लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान लो कोई पार्टनर अकाउंटेंट का काम कर रहा है तो उसे सैलरी मिलेगा, ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है। तो उस केस में पार्टनर को जो पेमेंट किया जाएगा वो लेकिन पीएल में नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। उसी बेसिस पे बनता है। जैसे जीपी ब्रॉट डाउन होता है उसी तरह से नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होगा। फिर पार्टनर लोगों को जो भी मिलेगा वो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो, वी नो दैट द नेट प्रॉफिट और लॉस इज एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम ओनर्स इक्विटी। हमें पता है कि नेट प्रॉफिट कैपिटल में एड या लेस होगा, अगर लॉस है तो लेस होगा। The net profit may be used by the business to distribute dividend। अब नेट प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम पे भी ले सकते हैं, अगर हमारा कंपनी है, रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। इन ऑर्डर टू शो दिस एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट दिखाने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ओनली एप्रोप्रिएशन, डज नॉट मीन एक्सपेंसेस। एप्रोप्रिएशन और एक्सपेंस का मतलब अलग होता है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसको जितना मिलना चाहिए था उतना देना। किन लोगों में? ओनर लोगों में। आफ्टर पासिंग सच डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज द रिमेनिंग सरप्लस इज एडेड इन ओनर्स इक्विटी। उसके बाद ओनर्स इक्विटी में ऐड होता है। द फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टनरशिप का सम्स दिया हुआ है, तो इसको एक बार तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। इसके अलावा हम जिसको जो क्वेश्चन सेंड करेंगे रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट्स वो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे फाइनल अकाउंट्स रिगार्डिंग, और ये इलास्ट्रेशन इट ये हम सबको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।